सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखा था। आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे और उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। इज दैट क्लियर? आइए थोड़ा सा देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हालांकि हम लोगों ने देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज का क्या स्टेट था? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? इट स्टेट दैट when a body is partially or completely, इस completely को हम wholly भी कहीं कहीं लिख सकते हैं। इस completely को क्या लिखता है बेटा? कहीं कहीं wholly, यानी कि पूरी तरीके से। when a body completely or wholly immersed in a fluid, there is an apparent loss in its weight due to the upthrust, और वो weight का loss क्यों होता है? due to the upthrust, and this apparent loss in weight is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body, यानी कि बॉडी का जो पार्ट फ्लूइड के अंदर गया है उस वॉल्यूम की वजह से वो वाटर को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, और वही उस डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो उसका वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगा और उतना ही उसका अपैरेंट लॉस होगा। तो इसका वेरिफिकेशन हम लोग करने की बात करते हैं। तो आइए इसकी वेरिफिकेशन को देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या वेरिफिकेशन है? तो इसके वेरिफिकेशन के लिए पहले तो आपको कुछ चीजें नीड होंगी। क्या क्या चीजें चाहिए आपको? द एपर्टस यू नीड टू वेरीफाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर यूरेका कैन, एक यूरेका कैन चाहिए होगा, अ बीकर, अ स्प्रिंग बैलेंस, अ मेटल बॉडी एंड ए फिजिकल बैलेंस। अब ये मेटल बॉडी का मतलब क्या हो गया? आप उस मेटल बॉडी को लेंगे जिसका आप वेट निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल बॉडी। ये कुछ भी हो सकती है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ये एक मेटल ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें चाहिए। अब आप क्या करेंगे? फिल द यूरेका कैन अप टू द स्पाउट विद द वाटर। अब ये स्पाउट क्या होता है? देखिएगा बेटा, यूरेका कैन कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है यूरेका कैन, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन होता है, यहां तक का पोर्शन, ये पोर्शन, इस पोर्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पाउट। क्या बोलते हैं? स्पाउट। और ये होता है हमारा यूरेका कैन। तो पानी यहां तक भरने की बात कह रहा है कि यहां तक आप पानी क्या कर दीजिए? फिल कर दीजिए। तो इसमें वही कह रहा है, फिल द यूरेका कैन अप टू द स्पाउट विथ वाटर, यानी कि हमें इस लेवल तक पानी को फिल करना है, ताकि इससे ज्यादा पानी होगा तो वो स्पाउट के थ्रू कहां आ जाएगा बेटा? बाहर। तो इसलिए हमें इस लेवल तक पानी को फिल करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेक द मेटल बॉडी एंड द सस्पेंड इट विद ए हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पे पहले आप उस बॉडी का वेट कर लीजिए। नोट द वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर। तो आप उस मेटल बॉडी का वेट एयर में मेजर कर लिए। कह रहा है लेट इट बी W1, मान लिया उसका W1 है। नाउ इमर्स द बॉडी इनसाइड द वाटर। उसके बाद उस बॉडी को वाटर में डालने के बाद वेट करिए। वाटर ओवरफ्लोज, तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ वॉल्यूम अगर इसके अंदर जाएगा तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से वाटर ओवरफ्लो होगा। कलेक्ट द ओवरफ्लोइंग वाटर। अब ओवरफ्लोइंग वाटर को कलेक्ट करेंगे। आल्सो नोट द रीडिंग ऑफ द बैलेंस विच इज W2। फिर से हम उसका मेजरमेंट लेंगे, कितना आया? दैट इज W2। W2 विल बी लेस देन W1 ड्यू टू द अपथ्रस्ट। अब ये W2 यानी कि वेट ऑफ द मेटल बॉडी इन द वाटर है, तो W2 अपथ्रस्ट लग रहा है W2 में, तो इस वजह से उसमें वेट लॉस आएगा, इसलिए वो छोटा होगा। लॉस इन वेट ड्यू टू अपथ्रस्ट विल बी, अब जो लॉस आ रहा है वो अपथ्रस्ट की वजह से आ रहा है, और वो कितना होगा? W1 माइनस W2। आइए थोड़ा सा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, एक नंबर प्रॉब्लम लेते हैं और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं? ये हमने एक बॉडी ली है, दैट इज मेटल बॉडी। ये मेटल बॉडी को हमने एयर में मेजर किया तो इसका वेट आ रहा था 7 kg। कितना आ रहा था बेटा? 7 kg इसका वेट आ रहा था। दैट इज द यूरेका कैन। हमने यहां तक इसको फिल किया है, क्योंकि अगर पानी इससे ज्यादा ओवरफ्लो होगा तो ये पानी बाहर की तरफ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये हमने मेजर किया इस वेट को, दैट इज 7 kg। आफ्टर देन हमने इसको इसमें डाला तो 7 kg, दैट इज द W1। तो W1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 kg। ओके, फिर हमसे क्या कह रहा है? फिर हम इस मेटल बॉडी को पानी में डालना है। तो जब हमने पानी में इस मेटल बॉडी को डाला और इसको मेजर किया तो इसका वेट में कुछ कमी आई। तो पहले तो वो तो अलग की चीज है,
तो अब जब इसको डाला तो कुछ पानी वाटर ओवरफ्लो हुआ, और ये जो ओवरफ्लो वाटर है इसको हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। कहाँ पर कलेक्ट कर लिया बेटा? यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, और नीचे भी हमने एक बैलेंसिंग डिवाइस लगा दी जिससे हमको इस ओवरफ्लो वाटर का वेट पता चल जाए। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो वाटर हमें यहाँ मिल गया। तो हमने यहाँ पे जब देखा तो ओवरफ्लो वाटर का वेट यहाँ कुछ आ रहा था। अब कितना आ रहा है अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था मेटल बॉडी पर, जिसकी वजह से इसके वेट में लॉस आया, और ये 7 kg की बॉडी थी। जब वेट में लॉस आया आफ्टर देन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका वेट कितना मेजर हुआ बेटा? 5 kg। तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 kg। W2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 kg। यानी कि एयर में जिस बॉडी का वेट 7 kg था, उस बॉडी का वेट वाटर के अंदर कितना हो गया बेटा? 5 kg। ठीक है, तो ये 5 kg आ गया। तो अब थ्रस्ट कितना लग रहा है? तो अगर हम यहां अप थ्रस्ट की बात करेंगे तो अप थ्रस्ट कितना लगा बेटा? अप थ्रस्ट यानी कि वेट लॉस कितना हुआ, तो हमको क्या निकालना है? दैट इज W1 माइनस W2। यही हमने बोला था। अब आप फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहां पे क्या कह रहा है? लॉस इन वेट ड्यू टू अप थ्रस्ट विल बी W1 माइनस W2। तो हमें W1 माइनस W2 करना है। ओके, W1 माइनस W2। W1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 माइनस W2, वेट कितना है बेटा इसका? 5। सो दैट द आंसर इज 2। सो दैट इज द 2 kg। अब थ्रस्ट कितना लगा? 2 kg। तो अब थ्रस्ट अगर 2 kg लगा, यानी कि जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका भी वेट कितना आना चाहिए बेटा? 2 kg। तो अगर हम यहाँ फिगर में देखेंगे तो हम डिस्प्लेस वाटर का वेट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 kg। यानी कि अब थ्रस्ट जो है, देखिएगा यहाँ 2 kg का बॉयंट फोर्स भी दिखा रहा है कि 2 kg का अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो 2 kg का वाटर डिस्प्लेस भी हो रहा है। यानी कि अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, मैं यहां H2O लिख देता हूं, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अप थ्रस्ट फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होगा। दैट इज द प्रूफ ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपको प्रूव करने के लिए कहे तो आपके लिए इतना स्टेटमेंट लिखना इनफ है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट अगर आप लिख देते हैं दैट्स द इनफ। बाकी अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप एग्जांपल दें। मैंने यहां आपको एग्जांपल दिया है आपको समझाने की वजह से। ओके, आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था? फिर से एक बार देखिए। इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली immersed in a fluid, there is an apparent loss in its weight due to the upthrust, and this apparent loss in the weight is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body। और यहां से हमने इसको वेरीफाई करने का सोचा, और जब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो ये वेरीफाई हो भी रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ एपॉर्टस चाहिए, कुछ मेजरमेंट चाहिए, और हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, आगे। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन बेटा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं बॉडी का सिंक एंड फ्लोट होना। कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर किस कंडीशन में सिंक होती है और किस कंडीशन में फ्लोट करती है, हमें थोड़ा सा इसको देखना है। तो सिंकिंग एंड फ्लोटिंग की कंडीशन क्या क्या है देखिएगा। द सिंकिंग एंड द फ्लोटेशन ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हेन W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी कि बॉडी का वेट, W1 को हमने क्या मान लिया? वेट ऑफ बॉडी। W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, एंड W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, सॉरी अप थ्रस्ट। W2 को हमने क्या मान लिया बेटा? अप थ्रस्ट। तो अगर कह रहा है कि व्हेन W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स। अगर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा कम होगा W1 से, द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर, यानी कि W1 नीचे आना चाहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मोर देन द अपवर्ड फोर्स। इन दिस केस बॉडी विल श्रिंक एंड द apparent weight of the body will be W1 minus W2। बॉडी श्रिंक करेगी। अब जरा देखिएगा इस फिगर में, यहां पे क्या कह रहा है? दैट इज द W1। W1 क्या है? इस बॉडी का वेट है, दैट इज द W1। इस बॉडी का वेट है W1, और इस पर अपथ्रस्ट लग रहा है, दैट इज W2।
ठीक है, ये अपथ्रस्ट है। तो अगर W1 यानी कि बॉडी का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होगा तो बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, और इसका जो लॉस आएगा दैट इज W1 माइनस W2। और ऐसा ज्यादातर होता कब है, यहां कह रहा है सच कंडीशन occurs when density of the body immersed in is greater than the density of liquid। ऐसा तभी हो पाता है जब इस बॉडी की यानी कि जो बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन उस बॉडी का वेट ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होने से क्या होगा, वो बॉडी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग। When W1 is equal to W2 यानी कि बॉडी का वेट और उस पर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, इन दिस केस बॉडी विल जस्ट फ्लोट अंडर द सरफेस एंड द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पर फोर्स, बॉडी का जो वेट होगा वो और उस पर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स दोनों का अमाउंट क्या है बेटा, यहां पर इक्वल है। W1 इज इक्वल टू W2। अगर W1 की वैल्यू W2 के इक्वल होगी तो बॉडी वाटर के अंदर तो होगी, कंप्लीटली इमर्स्ड होगी, बट वो इमर्स्ड होते हुए क्या करेगी बेटा, फ्लोट करेगी, यानी कि ये सिंक नहीं करेगी, ये यहीं पर आकर फ्लोट करेगी। ठीक है, और ऐसा तभी हो पाता है जब बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होता है। यहां पे सच कंडीशन दिया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। सच कंडीशन अकर्स व्हेन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि बॉडी और लिक्विड की दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो इसका मतलब बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल होंगे, और जिसकी वजह से बॉडी कंप्लीटली इमर्स कंडीशन में फ्लोट करेगी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा क्या कह रहा है। When W1 is less than W2 यानी कि the weight of the body is less than the weight of upthrust यानी कि force of upthrust, the downward force is less than the upward force। In this case, अब यहां downward force का मतलब weight of the body और upward force का मतलब upthrust force। In this case, the body will remain in floating condition with some part of the volume above the liquid। Here also the apparent weight is zero। यहां पर भी apparent weight जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि बॉडी सिंक नहीं कर रही है, और उस कंडीशन में अगर हम वेट करते हैं दैट इज जीरो। ओके, देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बॉडी का वेट अगर अपथ्रस्ट फोर्स से छोटा हो जाए, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी W1 इज लेस देन द W2, द वेट ऑफ द बॉडी इज स्मॉलर देन और लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स। अगर ये इससे छोटा है तो बॉडी का कुछ ही पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट पानी के अंदर जाएगा, और बाकी मैक्सिमम पार्ट क्या होगा बेटा, ऊपर होगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, और इसका उस कंडीशन में एपरेंट वेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी यहां पर स्टेबल रहेगी और फ्लोट करेगी। ठीक है, और ऐसा कब होता है? Such conditions occurs when the density of the body is less than the density of fluid। यहां पे कह रहा है Such a condition occurs when density of body is less than the density of fluid। ऐसी कंडीशन में ही पॉसिबल हो पाता है कि बॉडी फ्लोट करे, वो भी अपवर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। तो आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए, बात हम लोग कर रहे थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। दैट इज आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? स्टेट दैट when a body is partially or completely immersed in a fluid, there is an apparent loss in its weight। और वो weight में loss क्यों आता है? Due to the upthrust, and this apparent loss in the weight is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of body। और वो weight loss किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट के। और अपथ्रस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के। इज दैट क्लियर? इसका वेरिफिकेशन हम लोगों ने देखा। ये वेरिफिकेशन है हमारा। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर रहे हैं बॉडी के सिंक और फ्लोट होने की, कि बॉडी सिंक और फ्लोट क्यों होती है। तो बॉडी के सिंक और फ्लोट होने की कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन, अगर बॉडी का वेट, ये याद रखिएगा, मैं यहां समराइज करके बताता हूं अगर बॉडी का वेट W1 इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द अपथ्रस्ट, यानी कि फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट W2, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या होती है बेटा, सिंक करती है। इस कंडीशन में बॉडी सिंक करेगी। ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो जाती है जब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जब क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ क्या, फ्लूइड। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जब ये कंडीशन होती है तभी ये कंडीशन पॉसिबल है और तब बॉडी क्या हो जाती है, सिंक। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, व्हेन W1 इज इक्वल टू W2, तो इस कंडीशन में बॉडी सिंक नहीं करती है, फ्लोट करती है, बट इमर्ज होके फ्लोट करती है। ठीक है बेटा, कैसे फ्लोट करती है, इमर्ज होके फ्लोट करती है। फ्लोट इमर्ज, वो इमर्ज होके क्या करती है बेटा, फ्लोट करती है। ठीक है, और इस कंडीशन का फॉलो होती है जब दोनों की डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये कंडीशन जब फॉलो होती है तो उनका वेट भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी एंड द अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा और उस कंडीशन में बॉडी फ्लोट करेगी लेकिन कंप्लीटली इमर्ज होगी। ये याद रखना, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली इमर्ज होगी। बहुत ही माइनर सा पार्ट अगर इसका आउटवर्ड हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीटली इमर्ज होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन, W1 is less than W2, यानी कि the weight of the body is less than the upthrust force। इस कंडीशन में बॉडी सिर्फ और सिर्फ फ्लोट करेगी ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड, फ्लोट करेगी। और ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब आपकी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये जब होता है तभी ये कंडीशन फॉलो करती है, और ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड फ्लोट करती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, दैट इज द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लोटेशन के प्रिंसिपल की। किसकी बात करेंगे बेटा? फ्लोटेशन के प्रिंसिपल की। कोई चीज वाटर में किस तरीके से या फ्लूइड में किस तरीके से फ्लोट करती है, उसके फ्लोट होने की क्या कंडीशंस होती है। वहीं इवन कोई चीजें फ्लोट करती हैं, कोई चीजें नहीं करती हैं, ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि फ्लोट होता है और नहीं होता है। जैसे आयरन का बहुत हैवी होता है लेकिन वो फ्लोट करता है, बट आयरन नेल वो फ्लोट नहीं कर पाती। तो क्या रीजन होते हैं इनके फ्लोट होने के और नहीं फ्लोट होने के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।